Good morning, members. This is CA Abhishek Astrahan, and you are watching me on this particular YouTube channel, that is Easy SFM. For more videos and updates on the topics of registered value exam and CA final and CFA, just subscribe this channel and you'll get the updates. So let's not waste the time, and this is the next video in the series of recent exam questions asked for registered value exam conducted by IBBI. The question for today that we are having is again one of its kind question that is very easy. I'll not say that is very difficult or something, but very easy. But point is that most of the persons start cramming these type of questions. They don't understand the logic behind these type of questions. So first of all, the question is on your screen. You might, if you have prepared well, if you have attempted the exam, you might have came across this question. This is exam question, again available in so many books. Generally asked for 1 mark, sometimes may be asked for 2 marks, or this concept might be asked for 2 marks case studies also. So I'll not give you any formula for this. I'll make you understand the logic behind them, and then we will discuss this question. पहले लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, क्या होता है ये लॉजिक, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन तो ये चाहे खुद भी निकाल लोगे, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. But let's start understanding the logic. I'll give you a very small and simple example for this. Let's understand this with the concept of inflation. Have you understood this word or heard this about this word? You might have came across the capital budgeting problems also. Under that, the inflation is generally considered. So, अगर मैं आपको एक सिंपल तरीके से चीज पूछूं कि जी अगर एक पर्टिकुलर आइटम का रेट आज के दिन पे 100 रुपए हो और वही आइटम के ऊपर कोई बाकी फैक्टर चेंज ना करे, जो सेलर हो वो रेट ना भी बढ़ाए, बट फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले साल के लिए इन्फ्लेशन ही 10% से बढ़ जाए, तो बिना कुछ किए भी क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक साल बाद या ईयर एंड 1 पर इसी एसेट की कीमत कितनी हो जाएगी, इवन इफ सेलर विल नॉट चेंज हिज प्रॉफिट मार्जिन और समथिंग, बट क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, बाकी सब चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, इवन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी सेम, स्टिल द प्राइस वुड बी 110. ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है सर कि अगर 10% की इन्फ्लेशन होगी तो 110 रुपए प्राइस होगा. बिल्कुल ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि दूसरे साल के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 8% है, तो क्या आप दूसरे साल के एंड का भी प्राइस मुझे बता सकते हो, ईयर एंड 2 पे प्राइस क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं सर. कैसे निकलेगा? 110 प्लस 8%. करेक्ट. ठीक है, तो हाउ मच दैट विल बी सर? 110 plus 8% would be 118.8. So simply if I ask you कि इस 118.80 में कितने साल की इन्फ्लेशन जुड़ी हुई है? 2 साल की इन्फ्लेशन जुड़ी हुई है. 10% पहले साल की, 8% दूसरे साल की. ठीक है, अब आए तीसरे साल की बारी. अगर मैं आपको बोलूं कि ईयर 3 के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 5% रही हमारी, और तीसरे साल के एंड का मुझे प्राइस बताओ उसी आइटम का जिसका आज कीमत कितनी है? 100 रुपए. तो 118.8 पे आप 5% जोड़ दोगे, इट विल बी 124.74. कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग. पर अब दिक्कत आती है कि जब हम लोग समझते नहीं. अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे समझने की. अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो 124 रुपए 74 पैसे वैल्यू आई, वो मुझे पता है कि ये 3 सालों की अलग अलग रेट पर इन्फ्लेशन की कंपाउंडिंग के बाद की वैल्यू है 124 रुपए 74 पैसे. एंड लॉजिकली वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दस इन्हीं 124 रुपए 74 पैसों में से इफ वी रिड्यूस और नलीफाई द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो मेरे पास आज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपए आ जाएगी सर. पता है हमें, वहीं से हम लोग चले थे. पर अब अगर मैं इसको आपको डिस्काउंटिंग करके उस इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटाकर अगर मैं 100 रुपए तक की वैल्यू तक पहुंचना चाहूं, डिस्काउंट करना चाहूं इसको, तो कैसे होगा वो सोच के मुझे बताना. क्या पहले इसको लॉजिकली, क्या पहले इसको 5% से डिस्काउंट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा सर. 124 रुपए 74 पैसे को
पहले मुझे डिस्काउंट करना पड़ेगा 1/1 प्लस 0.05। तो वैल्यू कब की निकल के आएगी, चेक करके देख लीजिए, 118.8 आ जाएगी वो। तो कब की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें से कि तीसरे साल का इफेक्ट कंपाउंडिंग का हट चुका। फिर अगर मुझे दूसरे साल तक इसको लेकर आना है तो मुझे सोचना कितनी इन्फ्लेशन जुड़ी थी सर, कंपाउंड हुई थी 8%, तो 8% का इफेक्ट घटाना पड़ेगा इसमें से, बिल्कुल सर घटाना पड़ेगा। तो कब की वैल्यू निकल के आएगी, कैलकुलेटर पे चेक करके देख लीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी दूसरे साल के एंड की, सॉरी फर्स्ट ईयर के एंड की। अब उसमें कितने साल कितने परसेंट का इफेक्ट जुड़ा हुआ है सर, 10% कंपाउंडिंग हुई थी, तो क्या उसको 10% से डिस्काउंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा सर। तो मेरे पास यहां पे 0.10 से अगर साथ में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाता है 100। बट सर जनरली हम लोग क्यों नहीं करते, हम लोग तो सीधा जब तीसरे साल के चौथे साल के लिए डिस्काउंटिंग करनी होती है तो हम तो रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 कर देते हैं। मजे की बात यह है कॉन्सेप्चुअली आप तब भी यही फॉर्मूला लगा रहे होते हो, क्यों सर, क्योंकि अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां पे भी कंपाउंडिंग 10% है, यहां पे भी कंपाउंडिंग 10% है, तब भी आप इंडिविजुअली 10% 10% 10% डिस्काउंट करो, या 1 प्लस 0.10 1 प्लस 0.10 1 प्लस 0.10 लिखने की बजाय 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 3 लिख दो, तो क्या वो सेम ही चीज होती है मैथमेटिकली, आंसर इज यस। तो जब आप सेम रेट से कंपाउंडेड डिस्काउंटिंग हो रही होती है तो हम रेज टू पावर करके लिख दें या अलग अलग ईयर्स के लिए डिस्काउंटिंग कर लें, एक ही मतलब है। ये लॉजिकली हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कैसे काम कर रहे हैं फैक्टर्स। बट हां, अगर अलग अलग साल के लिए इन्फ्लेशन अलग अलग होगी तो उसका इफेक्ट भी अलग अलग डिस्काउंट करना पड़ेगा, अलग अलग हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास कैश फ्लो यहां का अवेलेबल हो 118.80 होगा और उसकी मुझे ईयर जीरो की वैल्यू तो पता है 100 रुपए है, निकलेगी कैसे, इसमें कितने कितने साल की इन्फ्लेशन जुड़ी हुई है, पहले इसमें जुड़ी हुई है दूसरे साल वाली 1.08 एंड देन 1.10, तो 0 पे पहुंच जाएगी, चेक करके देख लीजिए 100 आ जाएगा। इसमें से सिर्फ 10% घटा सकते हैं हम लोग 110 में से। तो लॉजिक क्या है कि अगर अलग अलग सालों में डिस्काउंटिंग रेट अलग अलग होंगे तो उनको डिस्काउंटिंग भी अलग अलग हमें करनी पड़ जाती। अब आपके सवाल के ऊपर आते हैं जिसको ज्यादातर मेंबर्स जो है वो क्रैम तो कर लेते हैं, लॉजिक उसका पता नहीं होता कि ऐसा क्यों किया। अब होपफुली आप लोगों को लॉजिक पता चल चुका होगा। छोटी सी इस क्वेश्चन में जो है वो दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है सर, इसमें जो है वो इस बॉन्ड की पार वैल्यू जो है वो मिसिंग है। एक बार मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4.25% एनुअल कूपन बॉन्ड, एनुअल कूपन मतलब इंटरेस्ट की जो हमें इनफ्लो होगा, पुटेबल एट पार, पुटेबल एट पार मतलब जब बेचा जाएगा पैसे वापस करने होंगे तो पार वैल्यू दी जाएगी 1 ईयर फ्रॉम नाउ इफ द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट्स आर T0 T1 T2 2.5% 3% एंड 4.5% रिस्पेक्टिवली। अब ये अगर इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर दैट कैन बी यूज्ड एज डिस्काउंटिंग। पर पुट एबल है, वो वापस दिया जा रहा है कि नहीं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि अनलिमिटेड टाइम तक मतलब तीसरे साल तक वो चलेगा, तीसरे साल ही वापस किया जाएगा, ठीक है। और एक और छोटी सी चीज कि इसमें जो पार वैल्यू है बॉन्ड की वो मिसिंग है, तो हम लोगों को क्योंकि आंसर्स अगर आप देखोगे तो 100 के आसपास घूम रहे हैं और हम 10 की मल्टीपल में ही एज्यूम कर सकते हैं, तो हम 10 के मल्टीपल में इसकी पार वैल्यू जो है वो एज्यूम कर लेंगे। तो अगर मैं 10 के मल्टीपल्स में एज्यूम करूं तो 100 वुड बी द बेटर पार वैल्यू। तो अगर मैं इस बॉन्ड में पैसा लगाता हूं बैंक एंड इन्वेस्टर तो मुझे क्या क्या इनफ्लो होंगे, 100 रुपए पार वैल्यू, तो यहां पे कूपन रेट मिलेगा 4.25 रुपए, यहां पे मिलेगा 4.25, यहां पे 4 रुपए 25 पैसे तो मिलेगा, साथ में रिडम्पशन वैल्यू भी मिल जाएगी। साथ में दिया क्या हुआ है कि स्टार्टिंग में और ईयर 1 और ईयर 2 के लिए जो डिस्काउंटिंग रेट है जो कि नॉर्मल मार्केट में रेट चेंज हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहे हैं, पहले साल के लिए है 2.5%, दूसरे साल के लिए है 3%, तीसरे साल के लिए 4.5%, 4.5%। So, अब if I want to calculate the present value of all these inflows and that will be the benefit or the value of the bond, then how it is going to be calculated? You can calculate on your own also, but एक बार मेरे साथ कर लीजिए चाहे। ये जो 104 रुपए 25 पैसे तीसरे साल मिलेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी, पहले इसमें से 0.045 इस साल का इफेक्ट हटाना पड़ेगा इंटू 1 प्लस 0.03 इस साल का, देन 1 प्लस 0.025 इस साल का इफेक्ट हट जाएगा। तो ये इस 104 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जो 4 रुपए 25 पैसे है इसका इफेक्ट कैसे हटेगा, इसमें कौन कौन सी इन्फ्लेशन है, कौन सा
इंटरेस्ट से डिस्काउंटिंग करनी, इन्फ्लेशन से भी डिस्काउंटिंग ही करनी थी, इंटरेस्ट रेट से भी जो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे भी डिस्काउंटिंग ही करनी है। तो 1.03 इंटू 1 प्लस 0.025 और जो ये 4 पे 25 पैसे इसके ऊपर 1.025। सो इफ यू विल कैलकुलेट देन द आंसर यू विल गेट एज, ये जो आपके पास वैल्यूज हैं मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूं, ये ऐसे निकले 1.1.025, ये निकली हुई है 1.025 इंटू 1.03 और ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है 1.025, 03 एंड 045। तो if you calculate the present value, you will get the answer as 102.667 and hence the correct answer for this question would be 102.62. 102.62 is the correct answer. That 67, sorry, 102.67 is the correct answer. क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्जिन भी बहुत जरा सा है और वो अगर आपका गलत होगा क्वेश्चन तो बिल्कुल भी जरा सा भी फर्क आएगा तो आपका क्वेश्चन बड़े आराम से गलत हो जाएगा। एंड वन क्वेश्चन समटाइम्स कॉस्ट यू 1.25 मार्क्स और यहाँ पे लड़ाई एक मार्क की होती है। सो इट इज नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली, इट इज अबाउट एनी अदर क्वेश्चन इन विच the present value factors have to be applied based on different expectations in different years. So hope you have got this answer. Simply subscribe this channel and detailed batches for these RV course live batches are going to start from 20th of September also. The recorded versions are always available which you can watch at your priority and as per your convenient time. The complete from scratch till end batches are also available. So if anything required from my side, any query is there, you can post in the comments or you can simply call me on the number flashing on your screen. Subscribe this channel for any further updates or videos on these type of typical questions which are very easy if understood. Thank you so much for the day and hope you will do well in your exam.